अजीज दोस्तों, रशिया के इलेक्शन हो गए। 84% लोगों ने वोट दिए हैं व्लादिमीर पुतिन को। और इसके अलावा रशियंस के पास कोई चॉइस नहीं था। जो ग्रेट ग्लोरी ऑफ रशिया थी, जो चाहे वो ज़ार के ज़माने का रशिया हो या सोवियत यूनियन के ज़माने का, वो रशियंस के लिए ग्लोरी थी, हमारे लिए तो नहीं थी। वो वापस लाया है रशिया, जो अमेरिका की CIA ने कामयाबी से सोवियत यूनियन को तोड़ कर रशिया को एक नाकारा यूजलेस पीस बना दिया था। वापस इंटरनेशनल लेवल पर रशिया इज डिक्टेटिंग थिंग्स। अमेरिका की तरफ से इस इलेक्शन में एक घटिया हरकत, वैसे भी अमेरिका दुनिया भर के इलेक्शंस में घटिया हरकत करता है। जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन को भी अमेरिका के कहने पे ही हाईजैक किया गया था। इंडिया के इलेक्शन पे अमेरिका का इकोसिस्टम पिछले 2-3 साल से लगातार लगा हुआ है कि इलेक्शन 2024 में बीजेपी का रास्ता रोका जा सके। ऐसे रशिया ने इस बार नई ऑटोमेटिक वोटिंग सिस्टम EVS जो मशीन्स हैं, इंडिया में शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, EVM वोटिंग सिस्टम नया लगाया था। उस पर 90,000 साइबर अटैक हुए हैं, जो कि यूक्रेन और नॉर्थ अमेरिका से हुए हैं। और रशिया कहता है कि ये बहुत प्रोफेशनल ग्रुप्स का काम था, जो वेस्ट की तरफ से किया गया था। देखें, वेस्ट है ना, वो फजूल में रशिया को चैलेंज करता जा रहा है और पूरी दुनिया के अमन को ख़राब कर रहा है। यूक्रेन का जो सदाम हुसैन है, ज़ेलेंस्की, देखें, इराक का सदाम हुसैन सबको पता है कि CIA का फेवरेट आदमी था। ये लोग किंग फैसल था, शायद किंग फैसल था या हाँ किंग फैसल था इराक का। इसको मार के आए थे सद्दाम हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट बना था और फिर प्रेसिडेंट बनाया था CIA ने इसको। CIA के कहने पे इसने ईरान से जंग शुरू की थी 81 to 89। 8 साल में कई मिलियन लोग मारे गए और तबाह करके रख दिया इकोनॉमियों को, ईरान, इराक। फिर उसमें सऊदी अरब वगैरह का भी पैसा लगता था। सदाम हुसैन अमेरिका के इशारे पे चलता रहा। जब नाकारा हो गया तो मार दिया, जब ज़रूरत नहीं रहती तो अमेरिका इसी तरह मार देता है। जैसे ज़ियाउल हक को, अपने ही एम्बेसडर को भी साथ में मरवा दिया, जहाज़ उड़वा दिया। अपने कैनेडी प्रेसिडेंट जो इनके कंट्रोल से बाहर हो रहा था, उसको मरवा दिया। ट्रंप एक शातिर आदमी है, एक वेरी एक्टिव है, तो उसको मरवा नहीं सके तो उसका ये हाल कर रहे हैं। तो ये अमेरिका की स्टोरी है। रशिया को अब ये चैलेंज कर रहे हैं। इसमें मेरे मुल्क फ्रांस का रोल मुझे पसंद नहीं आ रहा। माक्रोन को पता नहीं क्या हो गया है। माक्रोन ने डायरेक्ट कहा कि हम अपनी फ़ौजें भेजेंगे यूक्रेन, हम रशिया को जीतने नहीं देंगे। रशिया के जीतने का मतलब है कि रशिया फ्रांस और यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी और रशिया को रोकना ज़रूरी है और हम फ़ौजें भेजना पड़ी तो फ़ौजें भेजेंगे। फिर इसके जवाब में पुतिन ने फिर उनको हिला के रख दिया। पुतिन ने कहा कि मजाक समझा हुआ है क्या? हमारे पास बहुत सारे एटम बम पड़े हैं जो तैयार सूरत में पड़े हैं, और बम बनाते हैं तो उसके इस्तेमाल के लिए ही बनाते हैं, ऐसे दिखाने के लिए नहीं बनाते। पड़े हुए हैं, आप लोग करके तो दिखाओ। अगर यूक्रेन या रशिया की तरफ किसी नेटो फोर्सेस के आर्मी ने अगर कदम भी रखा ना, तो हम न्यूक्लियर वेपन अमेरिका, यूरोप की तरफ चला देंगे। पुतिन से सवाल किया गया कि आपके न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं, तो इसने कहा कि बिल्कुल रेडी सूरत में, वॉरहेड में लगे हुए तैयार पड़े हैं, एक इशारे पे हम इनको चला देंगे। हम दुनिया का अमन ख़राब नहीं करना चाहते, हम एटम बम चलाने वालों में से नहीं हैं, लेकिन जब रशिया की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ेगी तो रशिया इसको इस्तेमाल करेगा। पुतिन ने कहा कि मेरे कंट्री यानी रशिया के चारों तरफ आप मिसाइल लगा रहे हैं, कभी फिनलैंड को ज्वाइन करवा रहे हैं, कभी स्वीडन को नेटो में ले रहे हैं। मेरी अपनी जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज थी, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, सबको आप यूरोपियन यूनियन में ले रहे हैं और वहाँ पे आपने मिसाइल फिट किए हुए हैं रशिया के बॉर्डर पे। अब आप यूक्रेन तक आ गए।
कल को आप मोल्डोवा भी ले लेंगे, बेलारूस को भी ले लेंगे, आस्ते आस्ते आप बिल्कुल रशिया के अंदर घुसेंगे तो हम मुंह तो नहीं देखेंगे। आपको कैसा लगेगा अगर हम अमेरिका के बॉर्डर कंट्रीज पे मिसाइल लगा दें? अजीज दोस्तों, सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, और यूरोपियन यूनियन के लोगों को ख़ास तौर पे समझना होगा कि ये अमेरिका की प्लानिंग है जिससे यूरोप तो तबाह हो जाएगा, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना। हाँ, अगर न्यूक्लियर वार हुई तो रशिया के पास ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो इस्तेमाल कर सकता है। और यह है कि अमेरिका की अपनी लीडरशिप तो कोई है नहीं इनके पास, इनकी तो डीप स्टेट कंट्री चलाती है ये भाई साहब, जिसको पता ही नहीं होता कि ये जा कहाँ रहा है, कहाँ चल रहा है, गिरता रहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर को चला रहा है। आपका ख्याल है ये चला रहा है? किसको नहीं पता कि ना ये चला रहा है, ना कमाला हैरिस चला रही है, ये अमेरिका का डीप स्टेट चला रहा है। और अमेरिका का डीप स्टेट ही सारी चीज़ें डिक्टेट करता है। मैंने परसों की वीडियो आपको मैं दिखाया था जो बता रहे थे प्रोफेसर जज साहब, जब जज नेपोलिटानो जो जेफरी के प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने साफ कहा था कि कैनेडी के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं आया अमेरिका में, सब स्पोक्स पर्सन आए हैं। कैनेडी को इन्होंने मरवा दिया था और फिर हर वो प्रेसिडेंट जो आता था वो डीप स्टेट की पॉलिसीज चलाता था। ओबामा वॉज द वर्स्ट। ओबामा ने, इराक का मसला हल हो चुका था ना, जॉर्ज बुश ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में चढ़ाई कर दी थी, सदाम हुसैन मार दिया गया था, सब कुछ हो गया था ना। फिर इसको वापस इराक में जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर लीबिया में तो जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, किसी के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर सीरिया, सिर्फ इसलिए कि लीबिया और सीरिया के जो लीडर रह गए थे जो इनकी बात नहीं मान रहे थे, इन्होंने गद्दाफी को घुस के अंदर मार दिया। उस पर कोई ह्यूमन राइट्स, कोई चीज़ नहीं चल रही, उस पर कोई कहीं इनसे कोई सवाल नहीं कर रहा। ये ठेकेदार बन रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे हम नज़र रखे हुए हैं। पहले स्पोक्स पर्सन ने बोला, फिर एम्बेसडर ने बोला, जो इंडिया में अमेरिकन एम्बेसडर है, कि हम प्रिंसिपल्स पे सौदा नहीं करते। फिर जयशंकर जी ने चमाट खींच के मारी। जयशंकर जी ने बोला, किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हो? ये अनफिनिश्ड एजेंडा है बंटवारे का, पार्टीशन ऑफ इंडिया का। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भूल के तुम बातें करते हो ना, तो तुम किसी प्रिंसिपल को मानते ही नहीं हो। फिर तुम्हारे प्रिंसिपल्स हमें अच्छी तरह पता है। तो ये इनका हिसाब किताब है। खुद लीबिया में घुस के मार रहे हैं, इराक में घुस के मार रहे हैं, पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर रहे हैं, अफगानिस्तान पे 40 साल तक जंग करते रहे, वियतनाम में घुसे, क्यूबा का हशर किया, वेनेजुला का हशर किया, पूरे साउथ अमेरिका के हर इलेक्शन को इन्होंने वो किया। लीबिया, सीरिया, इराक से लूट लूट के सोने के कंटेनर भर भर के लूट के ले गए हैं। ये आज तक कोई पूछने वाला नहीं है कि लीबिया, इराक का इतना पेट्रोल अमेरिका कैसे पहुंच रहा है। भाई सीधा वहां से जहाज भरते हैं, ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सारे समंदरों पे इनके बदमाश जहाज घूम रहे हैं, हर जगह इनके शिप्स घूम रहे हैं, कौन उनको रोकेगा? भर भर के भेजा है पेट्रोल, डॉलर, सोना, लूट लूट के इराक, लीबिया, सीरिया, पूरे रीजन से उठा के लेके गए। और ये हमें सबक दे रहे हैं डेमोक्रेसी का, प्रिंसिपल्स का, ह्यूमन राइट्स का। इसमें यूरोप को समझना होगा, यूरोप को समझना होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि यमन के हूतियों ने कहा है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिया है। यमन, सऊदी अरब जैसा अमीर देश जिसके ताल्लुकात चाइना, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इस सब बड़ी मिलिट्री पावर्स के साथ है, सऊदी अरब के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं। यमन के हूती बागी कहाँ से आया भाई? सब कह रहे हैं कि ये ईरान का जो फत्ता-1 हाइपरसोनिक मिसाइल है यही है। तो यमन के हूती का तो बाप ईरान ही है ना, ईरान ही इनको चला रहा है। तो क्या अमेरिका की आंखें बंद हैं? क्या हम नहीं देख रहे कि ईरान को इतनी ढील क्यों दी जा रही है? ईरान हमास को बैक करे, ईरान हिजबुल्लाह को बैक करे, ईरान सीरिया में, अभी सीरिया का एम्बेसडर
ईरान में बैठा हुआ है, सीरिया का फॉरेन मिनिस्टर ईरान में बैठा हुआ है। साफ है कि हूती, ISIS, हिजबुल्ला, हमास, इन सबको ईरान बैक कर रहा है। तो आप ईरान क्यों भाई? आपने ईरान के तो फ्रोजन एसेट्स भी रिलीज कर दिए बाइडेन साहब ने, उनके ऊपर से तकरीबन एम्बार्गो भी हट गया है। चाइना ईरान से पेट्रोल ले रहा है, भारत ईरान से गैस पेट्रोल ले रहा है, हम रशिया ले रहा है, रशिया ईरान को ड्रोन दे रहा है। पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा डीजल पेट्रोल जो रिक्वायरमेंट है वो ईरान से स्मगल होकर आता है। ये सब चीज़ें बच्चे बच्चे को पता है, तो क्या अमेरिका को नहीं पता? हमें नहीं पता कि इस रीजन में अमेरिका एक नया खेल खेल रहा है। हम सब सवाल करते हैं ना कि अमेरिका क्यों और कब तक पाकिस्तान को, क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान को अमेरिका बचा रहा है? तो इस रीजन में अमेरिका की ग्रेट गेम चल रही है, और उस ग्रेट गेम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को बैक कर रहा है, ईरान को इतना हद तक स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि एक बड़ी जंग शुरू हो जाए। अमेरिका इस रीजन को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस रीजन के टारगेट करने से चाइना, रशिया करीब हैं, और यूरोप का ख़तरा कम हो जाए कि अगर चाइना रशिया को इन्वॉल्व करके इस तरफ जंग करवाई जाए, फिर भारत को भी भड़काया जाता है चाइना के खिलाफ। और लेकिन चाइना का आप मुकाबला कर नहीं सकते। देखें अजीज़ दोस्तों, ये अभी एक फिगर्स आई हैं जिसके मुताबिक अगर हम 3 बड़ी पावर्स का खाली टैंकों का और आर्मर्ड व्हीकल का मुकाबला करें ना, तो अमेरिका के पास 60,937 हैं, चाइना के पास 20,254 हैं, और रशिया के पास 16,000 हैं। मिलिट्री वाइज अमेरिका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप सिर्फ टैंकों की बात करें तो अमेरिका के पास 2,600 हैं, चाइना के पास 4,700 हैं, और रशिया के पास 5,000 हैं। लेकिन आर्मर्ड व्हीकल बहुत ज़्यादा है अमेरिका के पास। ये टैंक का अल्टरनेट होता है, जो आर्मर्ड व्हीकल होती है वो टैंक का अल्टरनेट होता है और टैंक के उस पर चलता है। अब ऐसे में टकर कार्लसन ने अभी कहा है कि हमें हर जगह मुंह मारने की ज़रूरत नहीं, ताइवान हमारा इशू नहीं है। लेकिन ये ताइवान को चाइना के लिए यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ताइवान की हमदर्दी नहीं है, ऐसे ही जैसे यूक्रेन की हमदर्दी नहीं है। यूक्रेन की रशिया से वार ना होती तो यूक्रेन बहुत सेफ होता, लाखों लोग मारे नहीं जाते, मिलियंस माइग्रेट नहीं कर जाते। यूक्रेन की इकोनॉमी खराब नहीं थी, लेकिन एक करप्ट कॉमेडियन को, जेलेंस्की को लेके बिठा दिया और फिर उसके ज़रिए अपना एजेंडा थोपा गया। ऐसे ही ये ताइवान को भी यूज़ करना चाह रहे हैं। इन्होंने कभी किसी का भला नहीं सोचा। ये आप तो कलर की बुनियाद पे बात करें तो ये अपने गोरों को, यूरोप को भी यूज़ कर रहे हैं। यूरोप को, हेजेमनी को ख़त्म कर दिया, और इस पूरे सिंगल सुपर पावर का जो पीरियड है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से, ये तकरीबन 35 साल का जो पीरियड है, इसमें अमेरिका ने यूरोप को यूज़ ही किया है। जहाँ भी जंग करनी है, अफगानिस्तान में जाना है तो 30 मुल्कों की फ़ौज लेके जा रहा है, यूक्रेन के लिए करना है तो नेटो को यूज़ किया जा रहा है, इराक में जाना है तो नेटो को लेके जाना है, इंग्लैंड को, नेटो को, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज़ को यूज़ करता रहा है। मिलता क्या है इनको इन जंगों में? तो सारे फ़ायदे। अब अफ़गानिस्तान है, 30 मुल्कों की फ़ौज गई, रीबिल्डिंग 20 साल तक ये जो तालिबान से लड़ते रहे 1996 से 2001 से 2021 तक 20 साल ये तालिबान से लड़ते रहे। कारज़ाई गवर्नमेंट, अशरफ गनी गवर्नमेंट, ये सब में रीबिल्डिंग के ठेके किसको मिलते रहे? अमेरिकन कॉरपोरेटर्स को। सारे अमेरिकन कॉरपोरेटर्स वहाँ पे ठेके लेके बैठे हुए थे, इक्का दुक्का कोई ब्रिटिश था। सारा पैसा लूट के ये ले गए, सारा दौलत वहाँ से ये लूट के ले गए। यूरोप यूज़ हो रहा है, लेकिन यूरोप की लीडरशिप की भी समझ में नहीं आती। और ट्रम्प है, वो अगर आ गया, क्योंकि इलेक्शन में तो अब ट्रम्प का मुकाबला बाइडेन से नज़र आता है, अगर इन्होंने कोई रुकावट ना डाली तो अगर ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प तो साफ कह रहा है कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा। अमेरिका नेटो से बाहर, नेटो ख़त्म, नेटो ख़त्म तो फिर रशिया का मसला ही ख़त्म, फिर रशिया को सुकून हो जाएगा। अमेरिकन डीप स्टेट इसीलिए ट्रम्प को आने नहीं देना चाह रही कि यह आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा।
तो अजीज़ दोस्तों, इस सारे सिनारियों में इंटरनेशनल पीस है ना, वो ख़तरे में पड़ रहा है। बस इस दोस्तों, एंड पे थोड़ा मैं आपको इंडिया की तरफ लेके जाऊंगा। ये आपके सामने मैंने रखा है, 1 मिनट की वीडियो है। ये एक इमाराती हैं, अरब, जेन्युइन इमाराती, ये मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं। आप सुनोगे, आप कहोगे यार ये भी मोदी What is भक्त है। human viewpoint on PM Modi as an Emirati? Like, how do you view PM Modi? I like him. Me being an Emirati, even before coming to India, because as I said, I've been part of the first visit. I saw how things have developed. I saw how things have taken a very different direction. And honestly speaking, this relationship needed that, because you look at India and you look at the UAE, being an Indian or being an Emirati, and we are 2.5, 3 hours, 3.5 hours away. We have a sizable Indian population living in the UAE in all kinds of sectors and industries, and it just did not make sense that back then there was this Distance. yes, like it was too quiet. Like, why isn't anything happening in this relationship? Why is it weird? What was happening there? And then PM Modi comes. This takes a very different trajectory, a very different direction. Took the relationship into an even better direction. It's because of those two leaders. It only makes sense. वहाँ पे एक आरिफ अजा क्या पाकिस्तानी मोदी भक्त बना हुआ है कि ये अब दुनिया भर के चमचे में मोदीगिरी कर रहे हैं, मोदी जी के चमचे बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का ओपोजिशन लीडर कह रहा है कि यार हमें जेलसी फील होती है जब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 30,000 आदमी मोदी मोदी चीख रहे होते हैं। हम जेलस फील करते हैं, ये मोदी है क्या? पूरी दुनिया के लीडर, इटालिया के, फ्रांस के, इमारात के, सऊदी अरब के, मोदी जी के साथ जप्पियाँ पा के मिलते हैं। तो भाई साहब, मोदी इज़ ए फेनोमेना, मोदी इज़ ए मॉडल। पूरी दुनिया के लीडर्स के लिए एक मॉडल है, रोल मॉडल है कि इन्होंने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये आज के ज़माने में मोदी जी का फेनोमेना चल रहा है। ये भारत के लोगों को गर्व करना चाहिए कि उनका लीडर इस हद तक टॉप पे है। अजीज़ दोस्तों, भारत के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और 7 फेजेस में हो रहा है। अब यहाँ पे मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली उसके ऊपर मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप जब एक जनरल इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, उसको 7 फेज़ में कर रहे हैं, तो फिर आप इतने सारे इलेक्शन, इतनी सारी स्टेट के इलेक्शन, सेंटर के इलेक्शन सब एक दिन में कैसे करेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये 7 फेजेस में करने की वजह ये होती है कि इतनी EVM मशीनें नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है इतनी, क्योंकि भारत का तकरीबन 100 करोड़ वोटर है। मेरा ख्याल है 86 या 96 करोड़ वोटर हैं। तो इनको इतनी मशीनें चाहिए, फिर उस मशीन को चलाने का सिस्टम चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हैकिंग का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा होता है। रशिया जैसे कंट्री के ऊपर 90,000 साइबर अटैक हुए हैं इलेक्शन की मशीनों पे। तो फिर भारत का तो ये किस तरह मैनेज करेंगे? हालांकि होना तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक दिन में सारे इलेक्शन हो जाने चाहिए। बैलेट पेपर से तो हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, जैसे अमेरिका में हो रहा है, लेकिन बैलेट पेपर के इलेक्शंस की कोई जेन्युइनिटी नहीं होती। इधर इंग्लैंड जैसे कंट्री में हमने जाके देखा। मैं 2-3 साल पहले हमारी सनातनी बहन काउंसलर का इलेक्शन लड़ रही थी, मैं उनके लिए कैंपेन करता रहा। वोटिंग वाले दिन में खड़ा रहा पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक पोलिंग बूथ पे। मैं समझता हूँ कोई, मेरा ख्याल है 150, 200, 250 वोटर आए होंगे, लेकिन अंदर से वोट निकले कोई 1500-1700। तो होता यह है कि ओल्ड सिटीज़न होम्स है ना, उसका रिकॉर्ड लेबर पार्टी के पास होता है और उनके पोस्टल बैलेट होते हैं। वो पोस्टल बैलेट निकाल लिए जाते हैं और वो पोस्टल बैलेट चला दिए जाते हैं लेबर पार्टी के लिए। तो जब इंग्लैंड जैसे मुल्क में ये हो रहा है, जब अमेरिका जैसे मुल्क में ये हो रहा है, जब पाकिस्तान का आप सबको पता है कि पूरे पूरे डब्बे किस तरह भरे जाते हैं, तो आप बैलेट पेपर वाले वोट इलेक्शन को जेन्युइन नहीं कह सकते। इसके लिए फिर यह है कि एक ही रास्ता रह जाता है कि EVM।
तो अब ईवीएम की करेक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है, उसकी सिक्योरिटी भी साइबर अटैक से बचाने की बहुत ज़रूरत है। और फिर इसमें आपको एक दिन एक उसमें मैनेज करने के लिए 140 करोड़ के लोगों के देश, 100 करोड़ के करीब वोटर, उसको मैनेज करना किस तरह होगा, ये एक सोचने की बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ही दिन कराने का बेस्ट आइडिया है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज़ और इसकी जो चीज़ें हैं वो देखनी ज़रूरी हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये आज का मेरा प्रोग्राम था। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।